क्या बेकार काम चोरों को राजप्रासाद में रखा गया है। बार बार कहा है इन्हें निकाल फेंको, निकाल फेंको। मेरी एक भी बात ये नहीं सुनते, एक काम भी सही से नहीं कर पाते ये। क्षमा करें राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे मतलब? अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम और भी गलतियां करोगी। तुम्हें मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मत मारो राजकुमारी, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में गिर रही हूँ राजकुमारी। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? इस तरह से दासियों पर अत्याचार क्यों कर रही हो? अत्याचार कर रही हूँ मतलब? मैं उन्हें उनके किए की सजा दे रही हूँ। अगर उन्हें सजा नहीं दी जाएगी तो ये भविष्य में भी ऐसे ही काम करती रहेंगी। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है राजकुमारी। हमने तुम्हें बार बार कहा है छोड़ दो, छोड़ दो। अभी भी हम कह रहे हैं छोड़ दो। मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से इन्हें ये लत लगी है। मैं जो कहती हूँ वो कुछ नहीं सुनती, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ओ ठीक है, ठीक है, मैं दूसरी दासी लाने का इंतजाम कर रहा हूँ। अब इस दासी को छोड़ दो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। आज के भीतर मुझे नई दासी चाहिए। इन सारी दासियों को मैं अब प्रासाद में नहीं देखना चाहती। ये मेरे सामने फिर कभी ना आए। चलो बस बहुत हो गया। आप राजकुमारी हैं, राजकुमारी। हाँ ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। दासी चलो अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ बस रो नहीं, चलो चलो जाओ यहाँ से। राजा देवेंद्र की एकमात्र बेटी अंजलि, जितना उसको रूप सौंदर्य का घमंड, उतना ही वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी करती। माँ के मर जाने के कारण राजा देवेंद्र अपनी बेटी को कुछ भी कह नहीं पाते, पर अंजलि के ऐसे रवैये से राजा देवेंद्र हमेशा दुख प्रकट करते रहते। हाँ, समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या मंत्री जी। दिन ब दिन लड़की इतनी बिगड़ रही है, मैं सही बताऊं तो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दासी से लेकर प्रसाद के यानी कि महल के अन्य सभी लोगों के साथ बुरा सलूक करती है वो, और मेरे साथ भी गलत बर्ताव करती है। समझ नहीं आता कि हमने राजकुमारी को पैदा किया है या फिर किसी और को। महाराज, राजकुमारी को आपको किसी न किसी तरह से समझाना होगा। आप समझाएंगे तो शायद राजकुमारी समझ जाएंगी, वरना राजकुमारी किसी और की कोई बात नहीं सुनने वाली। आखिर है तो वो राजकुमारी। हाँ, अगर मैं समझाकर ही राजकुमारी को समझा पाता तो मैं पहले ही समझा देता। राजकुमारी मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती तो मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे? वो सबके साथ बुराई करती हुई चल रही है, गरीबों को इंसान नहीं मानती, दिन प्रतिदिन पाप में डूबती जा रही है। तो अब इसमें मैं क्या करूं महाराज? राजकुमारी को संभालना इतना आसान तो है नहीं, फिर भी आप समझाने का प्रयत्न जारी रखिए। मैं खुद समझाते समझाते थक चुका हूं मंत्री। माँ के मर जाने के कारण मैं इसे कुछ बोल भी नहीं पाता। महारानी थी तो ठीक था, अब महारानी नहीं है तो बोलने में झिझक होती है। लगता है बिन माँ की है तो क्या बोलूं। हाँ, पर मुझे बुरा लग रहा है। एक ही बेटी है मेरी और उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं मैं। क्या कहूं मैं? समझ रहा हूं। महाराज, आप खुद को दोष ना दें। आपने अच्छी शिक्षा दी है, पर राजकुमारी के रूप और धन संपत्ति के घमंड ने ऐसा कर दिया है। काश मैं कर पाता। राजकुमारी से ये सारा का सारा धन संपत्ति छीन लेता, तब शायद उसका घमंड कम होता। हाँ, मतलब इससे घमंड कम होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर है कि ऐसा होना संभव नहीं है। मतलब आप धन संपत्ति कहाँ छीन पाएंगे? घर से तो आप निकाल नहीं सकते। फिर भी देखिए राजकुमारी के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा हाँ महाराज, अगर राजकुमारी के लिए कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी करके उसे सुधारा जा सकता है। क्या विचार है? हाँ,
मैं भी कुछ कुछ यही सोच रहा हूँ मंत्री जी। देखते हैं, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं उससे ही शादी कर दूंगा, चाहे वो कैसा भी हो। क्या यहाँ कोई है? अरे कोई है क्या? मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा चाहिए, कोई है क्या? दासी, ये भिखारी कौन है? उसे यहाँ बुलाओ। ए भिखारी, इस तरफ आओ, राजकुमारी तुमसे बात करेंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक अंधा भिखारी हूँ, कृपया करके मुझे कुछ दान दे दीजिए। मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत तेज भूख लगी है, हालत खराब है मेरी, भगवान के नाम पे दया कीजिए। ओहो, ठीक है, तो तुम एक भिखारी हो, यहाँ भिक्षा मांगने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई राजप्रासाद में घुसने की? तुमने प्रवेश की अनुमति ली थी क्या? फिर तुम राजप्रासाद में क्यों घुसे? तुम राजप्रासाद के बाहर ही खड़े रहो। माफ कीजिएगा राजकुमारी, मैं जब अंदर आया तो किसी से नहीं मिला, इसीलिए अनुमति नहीं ले पाया। अगर किसी ने रोका होता तो शायद अनुमति ले लेता। मैंने अपमान नहीं किया है, माफ कर दीजिए गलती के लिए। देखा, तुम समझे नहीं और एक गलत काम कर दिया। अब तुम जानते हो तुम्हारी इस गलती की सजा क्या हो सकती है? मुझे समझ ही नहीं आया कि ये महल है। अगर समझता तो शायद अंदर नहीं आता। आप तो देख ही रही है कि मैं अंधा हूँ। मैंने सोच लिया था कि ये कोई साधारण घर आंगन है, मुझे क्या पता कि ये राजमहल है। सजा जो चाहे दे दीजिए, आप राजकुमारी हैं, पर उससे पहले कुछ भिक्षा दे दीजिए। भूखा हूँ मैं, भूख लगी है। क्या राजप्रासाद का धन तुम जैसे भिखारियों के लिए रखा हुआ है? कौन जाने कहाँ से आते हैं ये सब गरीब भिखारी। राजकुमारी, आप भिक्षा नहीं देंगी ये अलग बात है, पर आप मुझे ऐसे अपमानित तो नहीं कर सकती हैं। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत, मेरे सामने बोल रहे हो? मुझे डांट रहे हो? मैं तुम्हारा अपमान कर सकती हूँ, मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकती हूँ, जानते हो ना? छोड़ो राजकुमारी, उसे जाने दो, वो कुछ समझ नहीं पाता, मूर्ख कहीं का। ओ भिखारी, यहाँ से चले जाओ, जाओ, राजकुमारी को परेशान मत करो। देखो, आप और आपके जैसे लोग गरीब दुखियों को इंसान नहीं समझते। कौन जाने एक दिन शायद इन्हीं गरीबों के पास ही आपको आना पड़े। हाँ, बात करते हैं, अपमान करते हैं गरीबों का। महाराज, 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 ये तो संहार हो गया। पड़ोसी राज्य का राजा, उसने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। ये क्या बात कर रहे हो तुम? एक काम करो, जल्दी से सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहो, जल्दी करो। महाराज, इस वक्त सैनिक तैयार हो ही नहीं पाएंगे, जैसे तैसे करके ही लड़ना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ओहो, इस तरह अचानक हमला होगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये तो सरासर अन्याय है मंत्री जी। पड़ोसी राज्य के राजा को पहले युद्ध की घोषणा करनी चाहिए थी। महाराज, करना तो यही चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने हमारे साथ चालबाजी की हमें हराने के लिए, इसीलिए अचानक से हमला कर दिया। अब यदि हम हमले को रोक नहीं पाएंगे तो हम अपना राज्य खो देंगे। जो स्थिति है उसको देखा जाए, जो नहीं हुआ उस पे परेशान ना हुआ जाए महाराज। तो ठीक है, चलो जल्दी से बाहर चलो और बाहर की स्थिति देखनी होगी। बैठे रहना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सबको तैयार रहने के लिए कहो। और सैनिकों, महाराज, अब तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। सबको आत्मरक्षा करने के लिए कहिए। आत्मरक्षा ना की तो बहुत सारी जानें चली जाएंगी। उनके सामने हम अब टिक नहीं पाएंगे महाराज। हो, तो क्या हम ऐसे ही अपना राज्य खो दें? ये नहीं हो सकता मंत्री, ऐसा नहीं होगा। दया कीजिए महाराज, राज से ज्यादा हमारे लिए अब ये सैनिक और प्रजा की चावल की कीमत जरूरी है। इसीलिए सबको आत्मरक्षा करने को कहिए, यही उचित है महाराज। और सबसे अच्छा होगा कि आप आत्मसमर्पण कर दें।
हो अब चूंकि आत्मसमर्पण तो करना ही होगा, तो अब देर करने से क्या फायदा। तुम सबको कहो कि हम राजा देवेंद्र स्वयं आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जल्दी करो। आखिरकार प्रजाजनों की जान बचाने के लिए राजा देवेंद्र आत्मसमर्पण कर देते हैं। राजा धर्मेंद्र, देवेंद्र और उनके पूरे परिवार को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। हाँ, तो महाराज देवेंद्र, क्या हालत है आपकी? याद है ना, उस दिन आपकी बेटी ने हमें नीचा दिखाया था। हमें तो मजा नहीं आया। अब एक काम करिए, आप अपनी बेटी को बुलाइए। देखूंगा कि तुम्हारी बेटी का अहंकार अब कहाँ है। बुलाओ अपनी बेटी को। मैं समझ रहा हूँ महाराज धर्मेंद्र कि यह सब कुछ हमारी बेटी के अहंकार की वजह से हुआ है। आपने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार नहीं दिया, इसीलिए आज ये दिन तुम्हें देखना पड़ रहा है। सच में मैंने तुमको चालाकी से हराने के लिए ये अचानक हमला किया। आशा है कि तुम्हारी बेटी अब अपनी जगह समझ पाएगी। बुलाओ उसे। आपने ये काम अच्छा नहीं किया। इसका क्या परिणाम हो सकता है, आपने एक बार सोचा भी नहीं। तो इसका परिणाम तुम लोग मुझे कैसे दिखाओगे, बताओ? तुम्हारा राज्य, तुम्हारी राजसी सत्ता अब कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि तुम्हारे पास खाने के लिए चावल भी नहीं है और तुम मुझे धमकी दे रही हो। अरे चुप हो जा राजकुमारी, अब तू राजकुमारी नहीं रही और इस तरह से मत बोलो, समझी? अपने पिता की बात को सुनो राजकुमारी अंजलि। और वैसे भी अब तुम राजकुमारी नहीं रही और मैं तुम्हारे पिता को महाराज कहकर संबोधित नहीं कर सकता। ओ देवेंद्र बाबू, तुम्हारे भले के लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर इस राज्य से चले जाओ। अगर मैं तुम्हें इस राज्य में फिर कभी देखूंगा तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए एक राजा होने के नाते हमारी तरफ से सम्मान है कि हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, हम आपके लिए बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हम अभी निकल रहे हैं। चलो बेटा। पर पिताजी, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर रहें? ये तो हमारा राजप्रासाद है। किसी ने आकर हमें निकाल दिया और हम चले जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल होगा। अब इस राज्य के नए राजा महाराज धर्मेंद्र हैं। उनकी बात के बाहर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ से, चलो। देवेंद्र और अंजलि को राज्य से निर्वासित करने के बाद मंत्री विक्रम किसी तरह पास के गांव में उनके रहने का इंतजाम कर देता है। देवेंद्र और अंजलि वहीं गरीबी भरा जीवन जीना शुरू करते हैं। लो बेटा, और जिद मत करो। इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। यही खाना पड़ेगा। मैं और क्या कर सकता हूँ, बताओ भला। नहीं, मैं ये कुछ नहीं खाऊंगी। मैं ऐसे भिखारियों जैसा खाना नहीं खा पाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझते? बेटा, अगर तू ये नहीं खाएगी तो तुझे भूखा रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि मेरे पास और सामान संभार नहीं है कि तुम्हें और अच्छे खाना खिला सकूं। समझो बेटा। इसका मतलब ये पांता भात, कच्ची मिर्च और प्याज, क्या मुझे ये सब खाना पड़ेगा? मैंने कभी ये खाया भी नहीं। आज जो हाल हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे अहंकार की वजह से हुआ है। उस दिन तुमने अगर अपना अहंकार दिखाकर राजा धर्मेंद्र को अपमानित नहीं किया होता तो राजा धर्मेंद्र ऐसा कभी नहीं करता। जो मैंने किया वो ठीक था। जरूरत पड़ी तो और करूंगी। तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो अंजलि, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये खाना खा लो। ये खाना बर्बाद हो गया तो अगले दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इस गांव में वैसे भी कोई काम नहीं मिल रहा तो खाना कहाँ से मिलेगा? अगर काम ना मिले तो भीख मांग लेना।
पर मुझे सिर्फ अच्छा खाना चाहिए। मैं ये सब खाना, ये कपड़े नहीं पहन सकती। अरे ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं एक राजा था, राजा, और तुम मुझे भिक्षा मांगने के लिए कह रही हो, अपने खाने के लिए? अरे तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि बेटी ना हो। तुम बेटी के नाम पे कलंक हो, कलंक। तुम्हारी वजह से पूरा राज्य गया। अब मैं क्या अपना आत्मसम्मान भी खो दूं? अरे घर में कोई है क्या? कोई है? मुझे 2 मुट्ठी भीख दे दो। मैं अंधा हूँ, अंधी आंखों से कुछ नहीं देख सकता। कोई है? कौन आया है इस समय? ये क्या, तुम फिर मेरे पास भीख मांगने आए हो? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या आप वही राजकुमारी हैं जिनसे कुछ दिन पहले मैंने भीख मांगी थी? क्या मैं गलती से फिर से राजमहल में आ गया हूँ क्या? अरे नहीं 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 नहीं, तुम राजमहल में नहीं आए। हम तुम्हारे गरीबों के गांव में आ गए हैं। तुम कौन हो भाई, ये बताओ। मैं एक भिखारी हूँ। मैं आंखों से देख नहीं सकता। क्या आप लोग मुझे कुछ भीख दे सकते हैं? अच्छा ये बताइए, हम जैसे गरीब भिखारियों के गांव में आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका राज्य, राजमहल, ये कहाँ है महाराज? हाँ, ये सब कुछ हमने खो दिया। अब इस छोटी सी कुटिया में अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। तुमसे बात करके वैसे मुझे अच्छा लगा बेटा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तो हमेशा अच्छा बनने की ही कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण कभी किसी को कोई नुकसान ना हो। यहाँ मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत मुश्किल में हूँ। गांव के लड़के हमेशा मेरी बेटी को परेशान करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। प्रस्ताव रखेंगे? अच्छा ठीक है, कहिए। मैं हमेशा चाहता था कि एक अच्छे लड़के को अपनी बेटी दूं, चाहे वो कोई भी हो। मैंने तुम्हें पाया है। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। अब देखो, कृपया करके तुम ना मत करना। क्या कह रहे हो पिताजी आप? मैं इस भिखारी से शादी करूंगी? राजकुमारी ने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी होकर मेरे जैसे गरीब भिखारी, वो भी अंधे से क्यों ही शादी करेंगी? वो अगर मुझसे शादी करेंगी तो अंधे का सहारा एक लाठी बनकर रह जाएंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। बस तुम अगर मुझे महाराज मानते हो तो मेरा आदेश तुम्हें मानना होगा, और मेरी बेटी को मेरा आदेश मानना ही होगा। बस बात खत्म। अंततः महाराज देवेंद्र की बात टाल न सकने के कारण मनोज और अंजलि दोनों को एक दूसरे से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मनोज अंजलि को अपनी छोटी कुटिया में ले आया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अब तक ऐसी बैठी हो? देखो उधर खाना बनाने का समय निकला जा रहा है। जल्दी से खाना बना दो, फिर मुझे भीख मांगने भी तो निकलना है। रे, भीख मांगने निकलोगे? कितनी गर्व की बात है। एक भिखारी होकर एक राजकुमारी को खाना बनाने को कह रहा है। मैं यहाँ तुम्हारा खाना बनाने नहीं आई हूँ। ओहो, ये क्या कह रही हो तुम? देखो इस बात को समझो। अरे भाई अंजलि, तुम पहले राजकुमारी थी, अब तुम मेरी पत्नी हो। मैं जो कहूँगा वही तुम्हें सुनना होगा। पत्नी धर्म यही कहता है। मैं नहीं सुनूंगी। और ये मुझे तुम कहकर मत पुकारो। मैं राजकुमारी हूँ, मुझे सम्मान देना सीखो। अरे भाई, एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम्हारा राज्य, तुम्हारा राजमहल अब कुछ नहीं रहा है, इसीलिए अब तुम राजकुमारी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी, मैं अपनी पत्नी से हर तरह की बात कर सकता हूँ, समझो। सब मेरे भाग्य का लिखा है, वरना ऐसे भाग्य के साथ क्यों पैदा हुई मैं? इस भिखारी के घर आकर मुझे हाथ जलाकर खाना बनाना पड़ेगा। सब मेरे पापों का फल है। मैंने जो पाप किए थे उनकी सजा अब एक एक कर भुगत रही हूँ।
कब इस जीवन से निकलूंगी कौन जानता है। अरे तुम्हें जो करना है जल्दी से करो, वरना देर हो जाएगी। और ये भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही होगा अंजलि। मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना कि शायद इस गरीब के पास ही तुम्हें आना होगा। हाँ देखा, आ गई ना आखिरकार। हो सकता है कि कभी निकलने का मौका मिले, या हो सकता है कि कभी तुम इस जीवन से मुक्त ही ना हो सको, है ना। चल मैं तो चला भीख मांगने। भिखारी मनोज एक विशेष व्यक्ति था। वो हाथ के स्पर्श या इशारे से लोगों की बीमारी दूर कर सकता था, लेकिन अपनी बीमारी वो दूर नहीं कर सकता था। गांव के लोगों की सेवा करने से मनोज अंजलि को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तुम्हारे पास ऐसी विशेष शक्ति है, ये तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया। ये शक्ति सबके पास तो नहीं होती। अच्छा, और इस शक्ति के बारे में मैं तुमको क्यों बताऊं? हैं? सब लोग मेरी शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो फिर तुम अब तक अंधे क्यों हो? तुम अपनी विशेष शक्ति से अपनी आंखें ठीक क्यों नहीं कर लेते? तुम जो लोगों की सेवा कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, दूसरों की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बीमारी ठीक करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। शायद ऊपर वाला यही चाहता है, इसीलिए मैं अपनी आंखें कभी ठीक नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की सेवा में ही असली शांति है। सब लोग तुम्हें कितनी दुआएं देते हैं, और तुम इस छोटी सी कुटिया में भी कितनी सुख शांति से रहते हो, जो मैं महल में रहकर भी नहीं पा सकी। असली शक्ति तो अपने मन में होती है। मैं अगर सोचूं कि मैं कुटिया में शांति से रहूंगा, तो मैं कुटिया में ही शांति से रह सकता हूँ। ये जो लोगों की हंसी देख रही हो ना, इस हंसी के लिए ही मेरा इतना कष्ट है। यही कारण है कि मैं भीख मांगता हूँ, नहीं तो मेरे लिए भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम सारी जिंदगी ऐसे ही लोगों की सेवा करो, लोग तुम्हें दुआएं दें। लोगों की दुआओं में ही हमारी भलाई है। अरे अच्छा रहकर भी क्या होगा, तुम तो यहाँ रहोगी नहीं। मौका मिलते ही शायद तुम अपने राजमहल चली जाओगी। मैं तो राजमहल में नहीं रह सकता भाई। मेरी जगह इस मिट्टी के लोगों के बीच में ही है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ पुजारी जी, मैंने आपसे किसी वैद्य को खोजने के लिए कहा था। एक भी वैद्य और चिकित्सक ऐसा नहीं मिला जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके। तो क्या अब मैं बच नहीं पाऊंगा? महाराज, मैंने सभी वैद्यों और चिकित्सकों को खोज लिया। कोई भी आपकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैंने दूसरे देश से भी चिकित्सक बुलाकर आपका इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं आपको और क्या करने के लिए कह सकता हूँ पुजारी जी। शायद मेरा समय आ गया है, इसी वजह से इतने वैद्य और चिकित्सक भी मेरा कुछ नहीं कर पाए। महाराज, मेरे पास एक और उपाय है। पड़ोसी राज्य में एक भिखारी रहता है। सुना है उसके पास विशेष शक्ति है। वो लोगों की बीमारी ठीक कर देता है। क्या उसको एक बार खबर भेजूं मैं? अरे उसे खबर देकर क्या होगा? इतनी जगहों से, इतने देशों से चिकित्सक आए, वो भी मुझे ठीक नहीं कर पाए। कहां एक भिखारी मुझे ठीक कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, आपकी बात हो सकता है कि सही हो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि एक बार कोशिश करके देखने में क्या जाता है। ऐसे हार मानना ठीक नहीं है महाराज। हर जगह के वैद्य चिकित्सक तो हम देख चुके हैं। अब एक आखिरी प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। भिखारी को खबर दीजिए। ध्यान रहे उसे यहाँ आने में कोई परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को कष्ट उठाना पड़े। हाँ, बिल्कुल ठीक है महाराज। मुझे भी अब उम्मीद की किरण जाग रही है।
लगता है कि सचमुच आप अच्छे हो जाएंगे। मैं उसको अभी खबर भिजवाता हूँ, आप चिंता मत करिए। हाँ, आपकी ही बात सच हो पुजारी जी तो अच्छा है। मैं अभी भी बहुत दिन जीना चाहता हूँ। मैं इस तरह से अपना राज्य, अपने प्रजाजनों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। अगर वो भिखारी मुझे ठीक कर देता है तो मैं उसे धन दौलत से नवाज दूंगा। हाँ। राजा धर्मेंद्र के राज्य से मनोज के पास खबर आती है। खबर सुनकर अंजलि किसी भी तरह मनोज को धर्मेंद्र का इलाज करने के लिए जाने नहीं देना चाहती। अरे क्यों जिद कर रही हो भाग्यवान? मेरा धर्म है लोगों की सेवा करना, उन्हें स्वस्थ करना। ऐसे में खबर पाकर भी महाराज को बचाने नहीं जाऊं क्या? बताओ। नहीं जा सकते। मैं तुम्हें किसी भी तरह जाने नहीं दूंगी। वही राजा जिसने हमारे राज्य को नष्ट कर हमारा राज्य हमसे छीन लिया। देखो अंजलि, तुम पहले से बहुत बदल चुकी हो। बदलने के साथ तुम्हें यह भी मानना होगा कि जो हुआ तुम्हारी ही वजह से हुआ। तुमने ही राजा धर्मेंद्र के साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने तो सिर्फ अपने बेटे के लिए तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था, और तुमने क्या किया ये बताओ। चाहे जो हो, मैं तुम्हें इलाज करने के लिए जाने नहीं दूंगी। अगर तुम गए तो छल कपट से वही राजा तुम्हें फिर से रोक लेगा। मैं अपना भाग्य एक बार मान चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं मान पाऊंगी। देखो, तुम भरोसा रखो, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं बस जाऊंगा, इलाज करूंगा और लौट आऊंगा। राजा चाहे जो कहें, चाहे जो करें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति, विशेष शक्ति जो दी है ना, वो लोगों की सेवा करने के लिए दी है। वहां मैं सेवा ना करूं तो फिर क्या करूंगा बताओ? ठीक है, जब तुम्हें इतनी ही सेवा करनी है तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें अकेले मैं नहीं छोड़ सकती। उस राजा पर मुझे कोई भरोसा नहीं। अरे भाई, तुम क्यों पागलपन कर रही हो? मैं बस जाऊंगा, आ जाऊंगा, इतनी सी तो बात है। मैंने कह दिया, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर जाना ही है तो मुझे साथ लेकर जाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं जाने दूंगी। चलो ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है। चलो मेरे साथ, चलो। हाँ, आप लोग बहुत देर कर चुके हैं। अगर पहले मेरे पास आते तो महाराज की ऐसी हालत नहीं होती। हाँ, समझ सकते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? महाराज को इस बीमारी से ठीक करना क्या संभव है? दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता सिवाय मौत के। अगर महाराज के लिए मृत्यु निकट है तो मैं उसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं महाराज को इस बीमारी से मुक्त कर सकता हूँ। हाँ, तो कीजिए ना। हमें बस महाराज वापस चाहिए, बस। तो मैंने जो करना था कर दिया। अब महाराज को थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में। आप लोग धैर्य रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है? अरे बस, ये हो गया? इतनी जल्दी हो गया? क्या बात करते हो? इतने देशों के बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सकों को भी बुलाया, महाराज को ठीक नहीं कर पाए, और आपने सिर्फ स्पर्श करके इतने कम समय में उन्हें ठीक कर दिया। अब देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोग बहुत देर कर चुके हैं। जब बीमारी का पता चला था तभी मेरे पास आते तो महाराज तो कब का पहले ही ठीक हो चुके होते। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया। चलो भाग्यवान। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी रात को आप लोग कहाँ जाएंगे? आज रात आप लोग महल में ही रुकिए। महाराज की चेतना लौटने तक आप लोग नहीं जा सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये अब हमें यहीं रोकना चाहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हम आपको क्यों रोकेंगे? हम तो चाहते हैं कि आप आज रात यहीं रहिए। महाराज के होश में आने के बाद वो आपसे बात करेंगे, और अगर फिर कुछ हो गया तो
इसीलिए बस महाराज के स्वस्थ होने तक आप लोग यहीं पे रहें। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत कीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, एक रोगी को पूरी तरह स्वस्थ करना मेरा दायित्व है। महाराज के स्वस्थ होने तक मैं यहीं रहूंगा। कृपया करके हमें हमारा कक्ष दिखा दीजिए। मनोज की चिकित्सा से राजा धर्मेंद्र बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर अपने सभी कर्मों पर लज्जित होकर उन्हें पछतावा होने लगा। हाँ, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं देखिए, पहले मैं बोल भी नहीं पा रहा था, अब तो मैं पूरी तरह से ताकतवर हो चुका हूँ। ठीक हो गया हूँ मैं, बढ़िया। छी 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 महाराज, आप मुझे आप कहकर क्यों बोल रहे हैं? मैं तो एक साधारण भिखारी हूँ और आप हैं महाराजा। महाराज होते हुए भी मैंने समझ लिया कि ये सब कुछ धन दौलत पैसा ये किसी भी इंसान की जान नहीं बचा सकता। इंसान की जिंदगी के सामने ये सब कुछ बेमानी है। चलिए, बहुत अच्छी चीज समझी आपने। अब आप ठीक हो गए हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी शांति है। अब आप मुझे विदा दें। आपके स्वास्थ्य के लिए ही हम यहाँ पे रात भर रुके हुए थे। अरे 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 अरे, इतनी अच्छी चिकित्सा करने के बाद भी आप कोई उपहार नहीं लेंगे? ओहो, चिकित्सा के बदले मैं कुछ नहीं लेता। चिकित्सा के बदले नहीं, बल्कि उपहार स्वरूप मैं आपकी पत्नी राजकुमारी अंजलि का राज्य उसे लौटाना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे अब उस राज्य या राजत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब बहुत खुश हूँ। मैंने भी समझ लिया कि ये सब धन दौलत का घमंड केवल अस्थाई है, जो जीवन में शांति नहीं देता। अच्छा, आप अपनी गलती को समझ पाई, ये बहुत बड़ी बात है। इसी कारण हम प्रसन्न होकर आपका राज्य आपको लौटाना चाहते हैं। कृपया ना मत कीजिएगा। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो हम राजी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारी वजह से मैंने अपना राज्य फिर से वापस पा लिया, अपना राजत्व वापस पा लिया। देखो, मैंने इंसान पहचानने में कोई गलती नहीं की। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, सब कुछ आपकी बेटी की उपलब्धि है। आपकी बेटी ने अपनी गलती को समझा, इसीलिए राजा धर्मेंद्र ने आपका राज्य आपको वापस लौटा दिया। मेरी बेटी ने अपनी गलती को समझा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, नहीं तो वो कभी समझ नहीं पाती। खैर, अब मैं राज्य वापस पा चुका हूं। अब हमें उस छोटी कुटिया में रहने की जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर यहीं राज्य में रहेंगे। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपने घर लौट रहा हूँ। आपकी बेटी यदि यहाँ रहना चाहें तो रह सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम उस छोटी कुटिया में रहोगे और मैं यहाँ राजमहल में? तुम्हें भी यहीं रहना होगा। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मैं उस छोटे से कुटिया में क्यों रहता हूँ? लोगों की सेवा करने के लिए, जो महल में रहकर कभी संभव ही नहीं है। अब देखो, मुझे रोकना मत, मुझे जाने दो। तुम्हें अब अवसर मिला है अच्छी तरह जीवन जीने का। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। तो फिर पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा पति उस छोटी कुटिया में रहेगा और मैं यहाँ महल में। ये किसी भी तरह संभव नहीं। मुझे मत रोको। मैं तो बस यही सुनना चाहता था तेरे मुंह से बेटा। तो इतना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक, तुम दोनों वहीं रहो। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, और यदि कभी यहाँ आकर रहना चाहो तो दोनों आ जाना, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है पिताजी, आप अपने राज्य
और प्रजा के साथ सुख से रहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। अंततः अंजलि अपनी गलती समझकर घमंड से बाहर निकलकर मनोज के साथ सुख शांति से रहने लगी। अब उसने कभी भी गरीबों को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा। अरे भाग्यवान, अरे बोलो जी, क्या पक रहा है? तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना खाना बनाने में? अब क्या है, राजकुमारियां थोड़ा नाजुक होती हैं, उनसे काम करवाना इतना आसान नहीं है। मैंने कितनी बार कहा कि चले जाओ राजमहल, घूम कर आओ, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं। घर पति के बिना कोई पत्नी मायके जाती है क्या? और मैं तो नहीं जाऊंगी। जिस दिन तुम जाओगे उसी दिन मैं भी जाऊंगी। और फिर अगर मैं चली गई तो तुम्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? जो राजकुमारी खाने में जरा सी नापसंदगी पर दासियों पर अत्याचार करती थी, वही राजकुमारी आज खुद हाथ जलाकर खाना बना रही है और मुझे खिला रही है। कितना अजीब है ना? अजीब तो है ही। पहले उस खाने में मुझे उतनी शांति नहीं मिलती थी जितनी शांति आज इस जलते हाथों से बने खाने में मिल रही है। तुमने सच में मुझे बदल दिया है। पहले लोग मुझे घृणा की नजरों से देखते थे, अब वो मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आखिरकार मैं अपने पाप से मुक्त हो गई। देखो अंजलि, मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हें प्यार करें। तुम बहुत अच्छी हो, बस तुम्हारे मन में इतने दिन से घमंड ने घर कर लिया था, जो अब चला गया। अब कभी तुम्हारे मन में अहंकार घर नहीं कर पाएगा। ऐसे मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा बताइए दोस्तों, इस कहानी में राजकुमारी की शादी किससे हुई थी?